लास्ट क्लास में बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में और इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बोला था, ए प्लस बी, यदि रिएक्टेंट है ए प्लस बी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सी प्लस डी। तो मैंने ये बोला था रिएक्टेंट को तुम हमेशा क्या मानना, रिएक्टेंट को हमेशा तुम पानी मानना और प्रोडक्ट को हमेशा बादल मानना। रिएक्टेंट को हमेशा तुम पानी कंसीडर करना और प्रोडक्ट को हमेशा बादल कंसीडर करना, ये मैंने बोला था। ठीक, तो ये जो तुम्हारा हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट को मैंने पानी और प्रोडक्ट को मैंने बोला था बादल मान लेना। फिर मैंने बोला था जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आरएफ। और फिर क्या बोला था, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि आरबी, आरएफ आरबी। तो एक और चीज में अब आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना भाई। मैंने ये बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो मैंने ये बोला था कि एक पानी लिए, पानी को गैस पे रखा और गैस जलाया तो पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा और वेपर बनेगा और वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके बादल बन गया। तो पानी को जब तुम गर्म किए, पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ऊपर जाके बादल बना, और जब वो बादल बन जाएगा तो वो फिर बारिश के फॉर्म पे फिर से जमीन पे नीचे आएगा। तो बारिश का होना मैंने बोला था बैकवर्ड रिएक्शन बोलना, और बादल का बनना तुम क्या बोलना, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलना। तो बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि बादल का बनना किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा जितना ज्यादा पानी लोगे ना पानी पे ज्यादा बादल बनेगा, जितना पानी पे डिपेंड करेगा ना। अभी बच्चे अभी 5 से 7 मिनट आप लोग म्यूट करके बस मेरी बातों को सुनिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा बादल बनेगा, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे पानी हम क्या लिए थे, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या था हमारा ए बी था। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू बी। फिर ये बताओ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम जानते हैं बैकवर्ड रिएक्शन मतलब बादल का बारिश के फॉर्म में नीचे गिरना। जब बादल बारिश हो रहा है तो नीचे गिर रहा है तो क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बैकवर्ड रिएक्शन जितना ज्यादा बादल होगा उतना ही तो बारिश होगा ना, बारिश का होना मैं बोल रहा हूँ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बादल के, कि जितना ज्यादा बादल उतना ज्यादा बारिश। देखो ब से बादल, ब से बारिश, ब से बैकवर्ड, तीनों ब से है, जितना ज्यादा बादल उतना ज्यादा बारिश उतना ज्यादा बैकवर्ड। तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के, क्योंकि बादल क्या है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है सी डी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी। और हम पढ़े हुए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना रहता है तो एक कांस्टेंट हम लगा यूज करते हैं। तो लो एक कांस्टेंट को हम यूज करेंगे, तो आर एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने क्या लिखा, के एफ ए इंटू बी, के एफ ए इंटू बी। और इसमें भी ऐसे ही लिखिएगा, तो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू सी इंटू डी, ये हम लिख देंगे। कोई यहां तक किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुम देखो हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़े थे कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम पे आर एफ आर बी के बराबर होता है। तो इसको इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, तो इसको ऊपर वाले को 1 और नीचे वाले को 2 माने, तो क्या होगा हमारा, ये होगा कि के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी सी और डी। ठीक, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल था तो हम दोनों को इक्वल कर दिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सी
कंसेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। तो कमाल की बात ये रही कि ये जो तुम्हारा के एफ बाई के बी था ना, ये जो तुम्हारा के एफ बाई के बी था, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम के सी या के ई बोलते हैं। यानी कि ये जो है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला पूछे के सी, तो वो क्या रहेगा, वो होगा सी डी डिवाइडेड बाई ए और बी। और सी डी क्या है, तो सी डी देखो, सी डी क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट था और ए बी क्या था, रिएक्टेंट था। तो हम क्या लिख सकते हैं, के सी तुम्हारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट है। तो ये तुम्हारा केसी, केसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, ये तुम्हारा केसी क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। केसी क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, ये तो हमको केसी लिखना आ गया। अब बताओ कि यदि इक्वेशन ऐसा रहता ए प्लस बी और बन रहा है सी प्लस डी, तो केसी हम क्या लिखेंगे, तो हम केसी फिर से वही लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, सी डी डिवाइडेड बाई ए और बी। अब आप लोग माइक ऑन करके बोलो, क्या ये सही है, क्या आपको समझ में आ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि केसी कैसे लिखते हैं, केसी हमेशा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट करना है। सबको समझ में आ रहा है, छाया और कौन कौन बच्चा, पावर नहीं लगा सकते क्या, हाँ तो ये आ रहे हैं धीरे धीरे स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो बिल्कुल आपने छाया सही बोला, लेकिन अभी हम ऐसे कर रहे हैं ना कि बच्चा को कुछ नहीं आता है, तब हम बात करें एकदम बच्चा को, मतलब एकदम बच्चा की तरह हम अभी समझ रहे हैं, बच्चा मतलब प्योर बच्चा। अरे 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 क्या हो गया, अरे 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 हाँ अरे ये कहाँ भाग गया भैया। देखो अब जो है, देखो क्या होगा, ये C प्लस सी को हम 2C लिख सकते हैं कि नहीं, C प्लस सी इज इक्वल टू 2C होता है ना, अरे बोलो। तो इसको मैं मिटा के 2C लिख दिया, इसको मैंने मिटा के क्या लिख दिया, 2C। और C इंटू सी क्या होता है, C स्क्वायर होता है, C इंटू सी सी स्क्वायर होता है। तो देखो ये C इंटू सी था, तो इसको मैं मिटा के क्या C स्क्वायर लिख दूं क्या, अरे बोलो। यस सर तो एक चीज तुम ये ध्यान दिए होगे क्या, कि भैया इसके आगे यदि 2 है तो वो इसके पावर में चला जा रहा है कि नहीं। तो सिमिलरली यदि ए के आगे x रहता, बी के आगे y रहता, तो हम a के पावर में x नहीं लिख दे और b के पावर में y नहीं लिख देंगे, बताओ। यस सर और यदि d के आगे मान लो 3 रहता, तो हम इसके पावर में 3 लिख देते। तो आपको ये रहा केसी का जनरल टर्म। केसी क्या होगा कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट तो करना ही है, साथ में जो उसका आगे जो है कोएफिशिएंट वो उसको उसके पावर में लगा देना है। आया क्या समझ में, क्या, यस सर तो आया समझ में। यस सर। तो मैं इसका एक केसी लिख के बता रहा हूं, आपको देख के बताना है ये मैं सही लिखा या गलती। केसी है, प्रोडक्ट में क्या है NH3, तो मैं ऊपर NH3 लिख दिया। डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या है N2H2, तो मैंने लिख दिया N2 और क्या लिख दिया H2। प्रोडक्ट जो है NH3 कितना मोल है, NH3 तुम्हारा 2 मोल है, तो लो इसके ऊपर 2। और रिएक्टेंट क्या है H2 क्या है 3 मोल है, तो हम इसके ऊपर H2 के ऊपर 3 लिख दिए। क्या ये केसी सही है क्या, यस सर किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोले केसी, केसी लिखना, किसी को नहीं समझ में आया तो जल्दी से हैंड रेज करके बोले। क्या किसी को कोई समस्या, कोई मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। नो सर। अच्छा तो आ गया समझ में। तो सेकंड वाले का केसी क्या होगा, सेकंड वाले का केसी तुम्हारा, अच्छा जिसको नहीं समझ में आया उसको ये वाला फिर से ध्यान, इसको ध्यान देगा उसको समझ में आ जाएगा। केसी कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या भैया HCl, तो प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर लिखना है,
डिवाइडेड बाई क्या करना है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है H2 और क्या है Cl2, और प्रोडक्ट के आगे क्या है HCl कितना मोल 2, तो इसके ऊपर क्या कर देना 2, और ये सब क्या है 1 मोल, तो ऐसे ही छोड़ दो। तो ये आपका केसी हुआ। बोलो कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो इसका अगर केसी लिखने को बोला जाए तो जल्दी बताओ क्या होगा? अरे बोलो। NO2 की पावर 2 बटे N2O2 की कंसंट्रेशन। N2O को फोड़, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। तो यस ये सर। यस सर। ये हम क्या सीख गए, हम सीख गए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, ये हमने सीखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और नीट 2022 का क्वेश्चन है। अभी तक मैं जितने बैच में पढ़ाया हूँ ये क्वेश्चन का आंसर 1 से 2 बच्चा ही सही कर पाते हैं, जबकि मैं लास्ट स्टेप तक कर देता हूँ, केवल उनसे गुना भाग करने के लिए बोलता हूँ, वो भी वो लोग सही नहीं कर पाते। तो देखते हैं इस क्लास के बच्चे को कैलकुलेशन गुना भाग करने आता है कि नहीं, बस, क्योंकि बाकी सब तो मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। अच्छा देखो, तुमको क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका केसी दिया हुआ है तुमको, और कंसंट्रेशन O2 का दिया हुआ है, O3 का पूछ रहा है। तो तुम बताओ इसका केसी जो होगा वो क्या होगा, इसका केसी का फॉर्मूला क्या होगा, O3 और 2 डिवाइडेड बाई O2 की पावर 3। अरे यही ना केसी होगा, देखो तो सही भाई। यस सर। देखो, अरे केसी नहीं होगा ये, बोलो, अरे बोलो, यही सर यही होगा। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और जो होता है उसको पावर में चढ़ा देते हैं, ठीक। तो अब बताना केसी का वैल्यू उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -59। O3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो O3 को मैं x मान लिया, तो यानी कि x² डिवाइडेड बाई O2 का वैल्यू उसने दिया हुआ है क्या 0.04 की पावर 3, ठीक है। ये तुम्हारा ये रहा। तो अब बताओ x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -59 इंटू 0.04 की पावर 3। तो आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा, जो कि x होगा वो तुम्हारा आंसर हो गया। तो बताओ ऑप्शन ABCD जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करो, ABCD क्या आंसर होगा, x का वैल्यू बताना है बस। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, केसी उसने दिया हुआ है, O2 का वैल्यू दिया हुआ है, O3 का वैल्यू पूछ रहा था, मैंने O3 की जगह पे x मान लिया और x ये रख के और फिर सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब तुम x का वैल्यू बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ऑप्शन ABCD दिख रहा है ना, जल्दी सी। देखो। मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं ये हिंट दे रहा हूँ कि भैया इसमें गुना भाग करना ही नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं ना, गुना भाग कर रहे हैं, उसमें उनका गलत हो रहा है। गुना भाग नहीं करना है, दिमाग यूज करना थोड़ा सा। ये नहीं कि हाँ पेन लेके बैठ गए और पागलों की तरह गुना भाग करिए जा रहे हैं, नहीं। थोड़ा सा दिमाग, शांत दिमाग से यूज करो और ऑप्शन को ध्यान से देखो, और देखो कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन ए होगा। कमेंट बॉक्स में कर दो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलत ही बोलते हैं। मैं बोला ना 1 से 2 बच्चा ही, अभी मैं लास्ट अभी 8:30 से एक बैच था, उसमें लगभग 20 बच्चे रिप्लाई किए आंसर, जिसमें 2 बच्चे के आंसर सही थे, 18 के गलत थे। और वो ट्रेंड शायद यहाँ भी चलेगा मुझे लगता है, क्योंकि आई थिंक जितने बच्चे अभी दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम, मैं क्या बोलूं, देखते हैं क्या होता है। तुम लोग कमेंट कर दो। गोपाल तुम हमारा, अच्छा गोपाल का आंसर आ गया। अच्छा ये अब बाकी तुम लोग कमेंट कर दो, ऑप्शन में दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। पोल, अच्छा पोल में तो, अच्छा पोल में ही करा देंगे बाद में तो। अच्छा तुम ये करना, ये बताना क्या कि ये, अब तुम लोग ये आंसर ये कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा। x² इज इक्वल टू 100 है, तो x का वैल्यू तुम बताओ, x का वैल्यू 10। सर 10। x² यदि 1000 इंटू 1000 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000। यानी कि ये 1000 इंटू 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6 होता है, और इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 होता है कि नहीं, होता है ना सर -6 भी तो होता है। अच्छा माइक आप लोग अभी थोड़ा देर फिर से ऑफ रखिए, ठीक है।
तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया एक्स स्क्वायर जब था 10 की पावर 6 थी, तो एक्स का वैल्यू आया 10 की पावर 3, यानी कि पावर को तुम 2 से डिवाइड कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो? 2 से डिवाइड कर रहे हो। इट मींस यदि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 का पावर 36 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 की पावर बताओ। 17 18 18 यार इंद्रजीत, 17 कैसे होगा यार? इंद्रजीत, इंद्रजीत यार नाम बहुत अच्छा है तुम्हारा। एक्स इक्वल टू 7 की पावर 18। अरे तुम बताओ एक्स की स्क्वायर यदि 10 की पावर -59 हो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर बताओ, 2 से डिवाइड। -29 into 10. -29.5। Yes sir. ठीक है, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है नेहा यादव स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। बच्चे आप ना मेरे को पिन कीजिए, पिन कीजिएगा ना तो स्क्रीन शो होगा, नहीं तो आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, स्क्रीन शो होगा। ठीक है ना, पिन करने से स्क्रीन दिखता है। तो यदि पिन कर सकते हैं तो पिन कीजिए, नहीं तो आप ग्रुप मतलब चैट को लीव करके और फिर से ज्वाइन कीजिए। पिन अवंती फेलो, यस। तो देखो एक्स स्क्वायर तुमने खुद ही बोला कि एक्स स्क्वायर यदि 10 के पावर -59 है, तो एक्स का वैल्यू माइनस में 29.5, माइनस में 29.5। तुमने सबका यही बोलना है ना? अरे सबका यही बोलना है ना, बोलो। Yes sir. Yes sir. Yes. यही बोलना है। तो देखो क्वेश्चन में भी तो यही था, एक्स स्क्वायर था और इधर क्या था? 10 की पावर -59 था। तो अप्रोक्स में देखो ये 3 है और ये इधर भी कुछ है, इसको मैं अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ। तो एक्स का वैल्यू -10 की पावर -29.5, यही सबका बोलना था। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता? क्या ऑप्शन बी 10 का पावर +31 हो सकता है क्या? क्या +31 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। No, sir. माइनस में चाहिए तो ऑप्शन बी काटो। क्या ऑप्शन सी 10 की पावर +21 हो सकता है क्या? No, sir. तो ये भी काटो। अरे प्लस में तो हो ही नहीं सकता, माइनस में चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हें चाहिए था -29.5, तो -29 के आसपास में -63 नजदीक होता है कि -32 होता है? कौन सा ज्यादा चांस है होने का? 32. D तो answer. ऑप्शन और ए गलत, D. डी हुआ ना? तो तुम्हारा डी इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं, गोपाल का आंसर सही था, मुझे गोपाल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और गोपाल का आंसर सही था। बाकी किसके आंसर सही थे और देखते हैं। मैक्सिमम बच्चे की इसमें भी गलत थे, देखो बोले थे ना। अनुपमा गलत, और कौन कौन गलत किया है? बिमला गुप्ता सही है, ब्रांड यादव ये आपका भी गलत है, पम्मी का आंसर सही है, प्रज्ञा का आंसर सही है, गोपाल का सही है, एंड किसका सही है? प्रज्ञा का तो सही था ही, बाकी सबके गलत है। बताओ यार, और गलत किसके थे? नवीन चौहान, छाया, महक, तो आप सभी के आंसर गलत थे। देखो इतना आसान था ना, पुन्ना भाग बेसिक छठा का आप लोग को नहीं आ रहा है। तो देखो दिमाग देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन देखो 2022 का है और ऑप्शन भी उसी का है। ऑप्शन मैं खुद से क्रिएट नहीं किया हूँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ऑप्शन ऐसा देगा जिससे आपको ज्यादा गुणा भाग ना करना हो, क्योंकि उनको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, उनको कैलकुलेटर नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए कि हाँ जो गुणा भाग जल्दी करके दिखा दे। ठीक है ना? तो उन्हें क्या चाहिए? ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो कि दिमाग जिनका चलता हो, जो सोचते हो अच्छे से। तो समझ में आया क्या ये कैसे हम सॉल्व करेंगे? किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछेगा। और अक्सर तुमको क्वेश्चन आएगा ना केमिस्ट्री का, तो तुम ऐसे ही सोच के तुम आंसर लिखना, क्योंकि क्या होता है वो मतलब ऐसा ऑप्शन देगा ना जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं। ठीक है? अरे बोलो, किसी को कोई डाउट हो क्या? No, sir. तो सबको आया ना समझ में? सब Yes, तो sir. हम आगे बढ़ते हैं। और एक हमारा अगला टॉपिक है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है होमोजीनियस? बहुत आसान होता है, जिसका सभी का फेज सेम हो वो होमोजीनियस। देखो यहाँ पे सब क्या है? सारे लिक्विड है,
सारे लिक्विड है तो क्या हो गया, होमोजीनियस हुआ। ये देखो सारे गैस है, सभी गैस है तो क्या हो गया, होमोजीनियस हुआ। और देखो यहाँ पे एक सॉलिड है और एक गैस है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हेट्रोजीनियस हुआ। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में अंतर समझ में आया क्या? होमोजीनियस मतलब सब सेम फेज, हेट्रोजीनियस में अलग अलग फेज हो। आया क्या समझ में? अरे तो बहुत आसान है बच्चे, Yes, sir. तो ये बहुत आसान है। तो अब ये हमारा ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पहचानना तो बहुत आसान है, लेकिन हमारा यहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा। काम हमारा किससे चलेगा, हमको इसका केसी लिखना है। ये जो एग्जांपल है इसका केसी लिखना है। तो बताइएगा क्या मैं इसका केसी सही लिखा? क्या इसका मैं केसी सही लिखा हूं क्या, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट? Yes, क्या sir. सही No, सही Yes, लिखा? sir. ठीक है, Yes, sir. लेकिन गोपाल आपका क्या बोलना है, सही लिखे हैं क्या केसी? नहीं क्या? सर लिख के तो सर सही है। सॉलिड वाले को नहीं लेंगे। तो अच्छा गोपाल आपको क्या बोलना है? आवाज आपका नहीं ब्रेक सर हो रहा है बच्चे, आज आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये आप लोग एक सेकंड आप म्यूट ही रखिए, आज आपका आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? देखो केसी जो होता है सर ना, इसके केसी में सिर्फ ये आएगा जो गैसियस फॉर्म हाँ में है, बिल्कुल CO2। आयुष अब सही बोल रहे हैं, ठीक है सही बोल। अब आप लोग सुनिएगा क्या, कि जब हम केसी लिखेंगे ना हेट्रोजीनियस में, तो हमेशा सॉलिड और लिक्विड वाले का वैल्यू 1 लेना। 1 लेना यानी कि हम कह सकते हैं सॉलिड और लिक्विड वाले को तुम इग्नोर कर देना, केवल गैस वाले को ही लिखना। तो इसका मैं क्या बोला, इसको 1 लेना, इसको 1 लेना, तो इन दोनों को इग्नोर कर देना, यानी कि केसी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। केसी क्या हुआ, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस में हमेशा सॉलिड लिक्विड को इग्नोर करके केवल गैस वाले को ही लेना है। तो केवल गैस, ये क्या था सॉलिड, तो चलो इग्नोर करो, ये क्या था सॉलिड, इग्नोर करो, बच क्या गया CO2। तो केसी क्या हुआ तुम्हारा CO2। तो एक और एग्जांपल आप इसका बताइएगा, केसी क्या होगा। देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, किसको इसका केसी क्या Fe3O4 केसी लिखेंगे, तो क्या Fe3O4 का हम लिखे या इग्नोर करें, बोलो? नो सर सर इग्नोर कर, इग्नोर इग्नोर करेंगे। करेंगे। सर H2 की इग्नोर पावर करेंगे 4 अपॉन में H2O की क्योंकि ये पावर 4 है। सॉलिड है। हाँ बिल्कुल सही आयुष, आप सही बोल रहे हैं। केसी क्या हो जाएगा, H2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई H2O की पावर 4। ठीक है, तो इग्नोर किसको कर दिए, सॉलिड था तो इसको काटो, ये सॉलिड था इसको काटो, बच गया H2O और H2, तो इसको लिखो, रेस्ट डिवाइड करो, आंसर दो। आया क्या समझ में? यस सर। तो ये आपका केसी हुआ। तो इसका भी केसी क्या होगा, इसको तो अभी हमने निकाला ही कि CO2 हो जाएगा, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। तो ध्यान क्या रखना है कि हेट्रोजीनियस जब भी होगा तो केवल गैसियस वाले टर्म को लेना है, सॉलिड को इग्नोर कर देना है। ठीक है, अरे ठीक है, बोलिए। यस सर। यस सर। तो बताइए इसका आंसर पूछ रहा है कि कौन सा, बता रहा हो कौन सा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, बताओ जल्दी आंसर। बहुत आसान है यार, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। सी। सी क्यों हुआ, एक सॉलिड हो गया C। एक गैस हो गया तो सी होगा। बाकी सब में देखो गैस 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 सब सेम पेज में, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अरे ए क्यों बोल रहे हो भैया, ये तो सब गैस है यार, तो सब गैस है तो ये होमोजीनियस हुआ ना। एक बच्चा ये बोल रहा था, मैं नाम जल्दी जल्दी में देख नहीं पाया। देखो ए नहीं होगा, सी होगा, ठीक है ना, तो ये सी हो गया। अब देखो ये केसी हमने पढ़ा। अच्छा अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का, जो क्या था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसको समझते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, तो क्या कह रहा है, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ एग्जांपल से समझ आ जाएगा। मान लो ए
4b बना, तो केसी क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा b की पावर 4 डिवाइडेड बाई a। और यही अगर a सॉलिड रहता तो a को इग्नोर कर देते, या b सॉलिड रहता तो इग्नोर कर देते। तो केसी क्या कह रहा है, किसका पावर 4 गया, b का पावर 4 गया। तो ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, केवल किसका मास लेना है, केवल एक्टिव मास के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट क्या है, बी है ना, तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और हम क्या कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या लेना है, हमेशा एक्टिव मास ही लेना है, यानी कि सॉलिड लिक्विड को इग्नोर कर देना है, और उसका जो है पावर क्या करना है, रेज करना है उसके स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, जो उसका एस्टिमेट, जैसे यहाँ पे 4 था तो हमने 4 लिख दिया। तो ये तो हुआ भैया लैंग्वेज वाला बात। बाकी ये तुम खुद से भी लिख सकते हो, क्या लिख देना, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन बोले तो बोल देना कि एस्टिमेट जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के, ठीक है, और जो उसका मोल होगा वो उसके पावर में चला जाएगा। तो ये तो था हमारा केसी। अब आता है एक और टर्म केपी। तो केपी क्या होता है, तो इसको समझते हैं, बहुत आसान है केपी। ये आपका रिएक्शन था, क्या था, रिएक्शन आपका था ए प्लस बी, क्या बना, सी प्लस डी। तो केसी हम क्या लिख रहे थे, हम केसी लिख रहे थे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या था भैया, सी इंटू डी डिवाइडेड बाई, क्या लिख रहे थे, डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। तो ये था आपका केसी था। तो केपी क्या होता है, तो देखो अगर मान लो ये सब गैस में दिया है, क्या है, ये गैस है, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है, गैस। तो गैस का एक्चुअली ना प्रेशर मेजर करना आसान होता है। ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन ध्यान देना है, क्या लेना है, कंसेंट्रेशन। और कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लेना है, क्या लेना है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो गैस का प्रेशर मेजर करना आसान होता है, तो इसलिए गैस के लिए हम केसी मेजर ना करके क्या मेजर करेंगे, केपी मेजर करेंगे। और केपी का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे केसी निकालते हैं वैसे ही केपी निकलेगा, बस क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी। तो केपी क्या हो गया, जैसे तुम केसी लिख रहे थे वैसे ही केपी लिखना, बस क्या करना, कंसेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर ले लेना, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में एट इक्विलिब्रियम आपका दिया रहता क्या, कि ये 1 atm है, ये 2 atm है, ये 3 atm है, और ये 4 atm है, तो अगर आपसे इसमें केपी का वैल्यू पूछ देता तो प्रोडक्ट क्या होगा, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट क्या हो गया, 1 इंटू 2, यानी कि 4 × 12 भागा 2 यानी कि 6। तो केपी क्या हुआ, केपी कोई नया ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसे केसी निकालते हो वैसे ही तुम केपी भी निकाल देना, जैसे केसी निकालते हो वैसे ही केपी निकालना। बट केपी में क्या करना, तुम प्रेशर रखना, मतलब केपी में क्या रखना। अच्छा आपका डाटा 100% खत्म हो गया, बाय सर, ओके बाय बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, डाटा खत्म हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। तो देखो केपी जो क्या होता है, केपी जैसे तुम केसी निकालते हो वैसे ही केपी निकालोगे, बस ध्यान क्या रखना कि यहाँ पे प्रेशर हम लोग लेते हैं, कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। समझ में आया क्या, समझ में? Yes, sir. अब मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 रहता, यहाँ 3 रहता, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये मोल है, तो जो इसके मोल रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा। जैसे सी अगर 4 है तो सी के ऊपर 4 लिख दो, डी के आगे 5 है तो 5 लिख दो, ये डी है ना, और इसके आगे ए के आगे 2 है तो 2 लिख दो, बी के आगे मान लो 3 है तो 3 लिख दो। तो जैसे केसी निकालते हैं ना सेम केपी निकालना है, बस क्या करना है। हाँ बोलो बच्चे। सर सॉलिड की और लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 क्यों लेते हैं? सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि इन लोग का रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू गैस बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर तुम एक बर्तन में सॉलिड ले लो और उसी बर्तन में तुम गैस भी रखे हो तो गैस बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा,
और सॉलिड जो होता है ना बहुत धीरे धीरे, इनफैक्ट उसके मतलब होने या ना होने से रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जब गैस आएगा ना तो उस केवल गैस वाले को ही लेंगे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो इफेक्ट नहीं करता है सॉलिड लिक्विड, ठीक है बच्चे। ओके तो ये तुम्हारा हुआ केपी, तो केपी ये हो गया। तो अब हम आते हैं भैया ये केसी केपी हुआ तो इसका कुछ ना कुछ तो यूनिट भी होता हुआ ना, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तुम्हारा मास का यूनिट केजी होता है। तो अगर कोई पूछे यूनिट ऑफ केपी क्या होगा, केपी का यूनिट क्या होगा, तो देखो केपी हम अभी जैसे एक क्या लिखे थे, हमने लिखा था इक्वेशन ए प्लस बी क्या लिखा था, सी प्लस डी डी। तो केपी क्या था भैया, केपी हमने क्या लिखा था, केपी लिखा था क्या, सी प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, ये लिखे थे। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम। तो हम क्या लिख सकते हैं, एटीएम की पावर सी इंटू एटीएम की पावर डी डिवाइडेड बाई एटीएम की पावर ए इंटू एटीएम की पावर क्या हो जाएगा, बी, लिख सकते हैं ना। तो ये हम लिख सकते हैं। अब फिर से मैं एक बेसिक मैथ का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। यदि x की पावर 4 है इंटू एक्स की पावर 2 है तो आंसर क्या होगा, x की पावर बोलो, +2 4 plus 2 छः 8 plus 2 6, x की पावर 6 हो जाएगा। और यदि x की पावर 7 है डिवाइडेड बाई x की पावर 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 7 - 3 7 माइनस 3 यानी कि 4। यानी कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं भैया यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ जाता है, और बेस अलग अलग हो मतलब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो क्या हो जाता है, पावर घट जाता है, जैसे 7 माइनस 3 हो गया। तो बताओ यहाँ भी एटीएम है, हर जगह तो बेस सेम ही है ना, एटीएम 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 एटीएम, तो बेस तो सेम है, तो क्या करेंगे सी प्लस डी नहीं कर देंगे, और जो नीचे डिवाइड वाला उसको माइनस नहीं कर देंगे ना। तो हम केपी क्या लिखेंगे, तुम देखना, केपी हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, केपी इज इक्वल टू एटीएम की पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। अरे बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर यस सर सही है। हाँ, क्योंकि ऊपर जो था उसको जोड़ दिए और नीचे वाले को माइनस कर दिए, तो लिख सकते हैं। तो अब आप बताइएगा इसको, तो फिर ये भी लिख सकते हैं क्या, एटीएम की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपका केपी का यूनिट क्या हो गया, एटीएम की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी भी बोल दो, चलो। केपी का पावर क्या हो गया, केपी इज इक्वल टू एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी वही जो हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में डेल्टा एन निकालते थे, वही डेल्टा एन है। जैसे यहाँ पे वेयर क्या लिखोगे, वेयर डेल्टा एन क्या हो गया, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही हुआ ना डेल्टा एन यहाँ से। तो देखो सी प्लस डी क्या है, कमाल की बात ये है क्या कि सी प्लस डी देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मोल था, और ए प्लस बी क्या था, रिएक्टेंट का मोल था। तो हम नहीं लिख सकते हैं डेल्टा एन जो है प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, बोलो अरे कोई दिक्कत है क्या, यस सर क्या केपी का यूनिट नहीं बोल सकते, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, केपी का यूनिट हुआ एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। और जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो केसी लिखने के समय तुम क्या कर रहे थे, केवल गैस वाले को ही ले रहे थे ना, बाकी सबको तो इग्नोर कर दे रहे थे, गैस वाले को ले रहे थे। तो डेल्टा एन भी निकालोगे तो क्या लोगे, केवल गैस वाले को ही लेना, बाकी सबको इग्नोर कर देना, ठीक है। अरे सॉलिड रहेगा ना तो केपी के समय डेल्टा एन का पावर कुछ मत लेना, मतलब इग्नोर कर देना सॉलिड वाले को। कुछ आ रहा है क्या समझ में, ये Yes, क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ आपका केपी का यूनिट। सिमिलरली
केसी का कोई यूनिट आपसे पूछेगा तो केसी यहाँ पे क्या था, एटीएम था, एटीएम प्रेशर के लिए एटीएम लेते हैं, और केसी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए क्या लेते हैं, मोल अपॉन पर लीटर। मोल पर लीटर। तो केसी का यूनिट क्या जाएगा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। ये हुआ आपका डेल्टा एन क्या है? हाँ, क्या डेल्टा एन डेल्टा एन क्या पूछ रहे हैं नवीन? अरे बच्चे माइक आयुष अपना अपने आप को म्यूट करो यार। हाँ बताइए नवीन, आप क्या डाउट पूछ रहे हैं? डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मोल। डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मोल है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें, देखो डेल्टा एन यहाँ पे नहीं लिखे हुए, डेल्टा एन इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस, देखो ये जो सी प्लस डी था ना और माइनस ए प्लस बी था, इसी को हम डेल्टा एन नहीं मान लिए। देखो इसी को तो ये जो था, इसी को तो मैंने डेल्टा एन यहाँ पे लिख दिया, बाकी तो सेम उतर गया है जीटी। और तो डेल्टा एन क्या है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और सी प्लस डी हमने ऊपर देखा तो हमने क्या पाया, सी प्लस डी क्या था, हमारा प्रोडक्ट था, और ए प्लस बी क्या था, रिएक्टेंट था। तो हमने डेल्टा एन के बारे में क्या लिख दिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और हमेशा हम केसी लिखते हैं तो हमने अभी तो पढ़ा था ना कि सॉलिड लिक्विड को इग्नोर कर देते हैं, केवल गैस वाले लेते हैं। तो गैस वाले के लेते हैं, तो ये डेल्टा एन को हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी, और ये जो मोल ले रहे हो किसका लोगे, केवल गैस वाले को लोगे। अभी थोड़ी देर में इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसपे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल क्या आपको केपी और केसी का यूनिट समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. सर एक डाउट है। हाँ बोलिए, बोलो बच्चे, किसको डाउट था? सर मेरे को। हाँ बोलो। सर हम हर जगह मतलब गैसियस में ही क्यों वो ले रहे हैं? अरे अभी तो गोपाल ने भी तो यही पूछा था ना, गैस डेल्टा एन की बात कर रहे हो या फिर ये केसी केपी की बात कर रहे हो? डेल्टा एन की बात कर रहा हूँ। डेल्टा एन के, अरे केसी केपी तो केसी केपी जब ले रहे थे तो हम क्या थी, सॉलिड को कंसीडर कर रहे थे क्या? जब यहाँ पे तुम बताओ इसका यूनिट, जैसे मैं इनको एक एग्जांपल से समझा ही देता हूँ। जैसे इसका तुम केपी बताओ, इसका केपी क्या होगा बताओ, केपी क्या होगा? सर CO2 होगा। प्रेशर ऑफ CO2, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। और कुछ लिखोगे क्या, और कुछ लिखोगे क्या यूनिट में, मतलब इसके इसका और कुछ नहीं लिखेंगे No, केसी sir. में? No, sir. इसका यूनिट अगर मैं पूछूं, यूनिट अगर पूछूंगा तो उस फॉर्मूला से आप क्या बोलेगा, एटीएम की पावर डेल्टा एन, ये बोलेगा ना, एटीएम की पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या बोला मैंने, बोला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहां देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तुम्हारा एक और रिएक्टेंट क्या है, एक। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सॉलिड वाले को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। किसका लेना है, केवल गैस वाले का। तो प्रोडक्ट कितना हुआ, एक, रिएक्टेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड वाले को इग्नोर करो, क्योंकि जब तुम केपी लिखने में सॉलिड वाले को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो यूनिट लिखने में थोड़ी कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, तो इग्नोर कर दिए। तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट तुम्हारा हुआ एटीएम की पावर 1। और इस जब इस रिएक्शन से भी तुम देखोगे इक्वेशन से, केपी में कितना था, केवल CO2 ही तो ले रहे हो, एक चीज ले रहे हो ना, केवल CO2। तो CO2 का एक चीज है तो क्या होगा, इसका यूनिट भी तो एटीएम ही होगा, एक ही एटीएम होगा ना। तो वही तो हो गया, यहाँ भी केपी इजिकल टू एटीएम, और यहाँ फॉर्मूला से भी तुम कर रहे हो तो क्या हो गया, केपी इजिकल टू एटीएम। इसलिए हम डेल्टा एन में 1 मतलब सॉलिड को इग्नोर कर देते हैं। अगर इग्नोर नहीं करते तो मान लो, अगर इग्नोर नहीं करते, अगर ये दो टर्म में, तो 1 - 1 तुम क्या कर देते, मान लो ये रहता तो 0 कर देते। जैसे मान लो इधर सॉलिड रहता, इधर गैस होता, तो तब तुम तो 0 कर देते और बोलते यूनिट तो 0 हो गया। लेकिन तुम यहाँ पे तुम पाते क्या, केपी तो एटीएम में आ रहा है, केवल CO2 लिखो तो एटीएम में आ रहा है ना, तो वो तो रॉन्ग हो जाता ना तुम्हारा स्टेटमेंट, बोलो। इसलिए गैस को ही केवल लेना है, ठीक है? अरे ठीक है भाई, ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखो अब ये तुम्हारा केपी केसी का हम 2 यूनिट पढ़े। अब एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, कि ये जो केपी और केसी में कुछ रिलेशन है क्या? तो हाँ रिलेशन है, चाचा भतीजा का नहीं, इसका अलग रिलेशन है। क्या रिलेशन है तो देखो, तुम एक जानते होगे पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तो पी बराबर क्या होता है, N/V इंटू RT होता है ना। तो N/V यानी कि N
एन क्या है, एन तुम्हारा मोल को एन बोलते हैं और वी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम को वी बोलते हैं। तो एन हो गया तुम्हारा मोल और वी हो गया वॉल्यूम। तो P बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई वी को मोल अपन वॉल्यूम यानी कंसंट्रेशन तो P बराबर क्या हो गया, मोलैरिटी P बराबर हो गया CRT। P बराबर क्या हो गया, CRT। ठीक, तो अब बताओ P बराबर CRT हुआ और हमने देखा था Kp इज इक्वल टू एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। हमने क्या देखा था, हमने अभी ऊपर पढ़ा था Kp इज इक्वल टू एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, ये हमने पढ़ा था। अब बताओ ये क्या, बताओ भैया, एटीएम यानी कि प्रेशर, एटीएम मतलब प्रेशर, तो प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी हुआ। और एक हमने ये भी पढ़ा था केसी बराबर, हमने क्या पढ़ा था, केसी बराबर हमने पढ़ा था क्या, कि मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। और मोल पर लीटर को हम क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर को कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी केसी बराबर क्या, सी की पावर डेल्टा एन जी। तो ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये जो P है ये मैं देखो पीछे वाले से लिखा, ठीक, यहाँ पे भी ध्यान देता, ठीक। अब देखो Kp बराबर क्या हुआ, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। और एटीएम क्या है, तुम्हारा एटीएम प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ से क्या है, CRT। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना CRT की पावर डेल्टा एन जी। अब तुम ये बताना, क्या एक और बेसिक मैथ पूछ रहा हूं कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर यदि 64 है तो इसको हम ऐसे भी लिख नहीं सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 64। बोलो लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम ये सीखे कि भैया अगर ब्रैकेट के पूरा होल ब्रैकेट के पावर में कुछ 2 है या कुछ भी है तो वो इंडिविजुअल नंबर के भी पावर में हम ले सकते हैं, इंडिविजुअल नंबर के पावर में ले सकते हैं। तो सेम ये लॉजिक यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी की पावर डेल्टा एन जी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। क्योंकि ब्रैकेट, ये ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट के ऊपर डेल्टा था ना, तो हमने इंडिविजुअल पे तोड़ दिया। तो देखो ये जो सी की पावर डेल्टा एन जी था ये क्या था, ये तो केसी था, तो इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया, केसी लिख दिया इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो ये तुम्हारा रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हुआ कि भैया Kp इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये आपका Kp और Kc के बीच में रिलेशन हुआ। बोलो किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलेगा, हैंड रेज कर देगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, बोलो किसी को नहीं समझ आया तो हैंड रेज कर दे। सबको आ गया क्या समझ में? यस सर आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये आप रिलेशन याद रखिएगा, Kp इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो अब बताओ इफ डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या Kp बराबर केसी नहीं हो जाएगा? यस सर। हो यस जाएगा सर। ना? हाँ, तो ये जब डेल्टा एन जी की पावर 0 हो जाएगा तो Kp केसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका रिलेशन बिटवीन केपी केसी हमने पढ़ा, यहाँ पे वही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। कहाँ गया भैया फॉर्मूला, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये हमने पढ़ लिया। और यदि डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा तो केपी बराबर केसी, ये भी हमने देख लिया। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए। देखो क्या दिया हुआ है, केपी बराबर केसी, क्या दिया हुआ है, केपी बराबर केसी आर टी की पावर एक्स दिया हुआ है। और अभी हम क्या पढ़े थे, अभी हमने पढ़ा था केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन होता है। इसका मतलब एक्स जो है वो क्या है, डेल्टा एन है कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। और डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट, देखो इसमें क्या है, इसमें किसी को इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सब के सब गैस में है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो किसी को इग्नोर नहीं करना है। तो प्रोडक्ट कितना है भैया, 1 मोल है, तो लो 1। रिएक्टेंट कितना है, 1 और 1/2, तो रिएक्टेंट क्या होगा 1 + 1/2। तो ये 1 1 कट गया, तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, -1/2 हुआ। हुआ कि नहीं? अरे डेल्टा एन यानी कि एक्स क्या हो गया, एक्स का वैल्यू -1/2 हुआ। किसी को नहीं समझ में आया तो बोले।
अरे x का वैल्यू नहीं समझ में आया तो किसी को हैंड रेज कर देगा। अरे बोलो, सो गए क्या सर यार आ तुम गया, लोग? तो समझ आ गया। और बाकी बच्चे को? यस सर, आ गया सर, आ गया। आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा x क्या हो गया, -1/2 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, -2x पूछ रहा था। तो क्या करोगे, दोनों तरफ -2 से गुना कर दो। तो -2 से गुना कर दोगे, -2 से गुना करोगे ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा सिंपली। इसका आंसर +1 हो गया। ठीक है ना? अरे ठीक है। यस यस सर। सर। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि केपी केसी के बराबर कब होगा। तो केपी केसी के बराबर तब जब होगा, डेल्टा एन जी 0। जब डेल्टा एन जी हाँ, 0। जब डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा। चलो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के सेम हो जाए। तो ये रहा आपका केपी केसी का रिलेशन। अब आज के क्लास का हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक, रिएक्शन क्वेसेंट। ध्यान देना, रिएक्शन क्वेसेंट, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अब ये रिएक्शन क्वेसेंट क्या है, तो बस नाम बदल रहा है। जो अभी केपी था, जो केसी लिख रहे थे, वैसे ही क्यू भी लिखते हैं। मतलब ए प्लस बी यदि सी प्लस डी बना, तो क्यू क्या होगा, क्यू जो होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ डी। अब तुम कहोगे, अरे सर ये तो इसका नाम तो केसी था, अभी तो हम केसी इसको बोल रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले इसको हम केसी बोल रहे थे। अब आप यहाँ पे क्यू लिख दिए और नाम भी इसको बोल रहा है रिएक्शन क्वेसेंट। तो देखो, रिएक्शन क्वेसेंट और केसी दोनों एक ही चीज है। अंतर क्या है, क्या है अंतर, कि केसी एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यानी कि जब कोई इंसान प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेगा, कब करेगा, जब आर एफ बराबर आर बी के हो, तो वो उसको क्या कहेगा, उसको केसी कहेगा। और जब कोई इंसान आर एफ बराबर आर बी नहीं है, तब वो कर रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा है, तो वो केसी ना देके उसका क्या देगा, रिएक्शन क्वेसेंट क्यू देगा। तो हम आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि केसी जो होता है एक स्पेशल टर्म है, जो कब कहा जाएगा, जो एट इक्विलिब्रियम लगे। एट इक्विलिब्रियम हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो लेंगे तो वो केसी कहलाएगा। और क्यू क्या है, एक जनरल टर्म है जो किसी भी टाइम पे लगेगा, किसी भी टाइम पे 1 2 3 4 किसी भी टाइम पे। तो अब देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो हम रिएक्टेंट को क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे पानी, और प्रोडक्ट को क्या बोल रहे थे, बादल। मान लो एक बच्चा है, वो क्या किया, गैस पे पानी रखा और गैस को ऑन किया, और गैस को ऑन किया और वो थोड़ा देर भी नहीं वेट किया, बादल बनने का वेट नहीं किया, और वो ये फॉर्मूला लगाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो उसका तो प्रोडक्ट 0 था, तो वो क्या बोलेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 0 डिवाइडेड बाई मान लो समथिंग कुछ भी x, तो आंसर तो उसका 0 आएगा। तो वो बोलेगा कि नहीं देखो देखो केसी का वैल्यू 0 आ गया। तो नहीं, वो केसी का वैल्यू नहीं है, तुमने तो इक्विलिब्रियम का वेट ही नहीं किया, तुमने तो मतलब स्टार्टिंग में ही तुमने ये कर दिया, प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला यूज कर दिया। तो वो जो तुम निकाले हो वो तुम्हारा क्यू नहीं है, वो क्या है, वो तुम्हारा वो जो तुम निकाले हो वो तुम्हारा केसी नहीं है, वो तुम्हारा क्यू है। अगर वो बच्चा थोड़ा वेट करता, इक्विलिब्रियम गेन हो जाता, तब वो फॉर्मूला यूज करता, तो उसको क्या कहता, उसको कहता केसी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या क्यू जो होता है केसी के बराबर होता है। बोलो समझ में आया क्या, अरे समझ में आया, यस सर। यस सर। यस सर, यस। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, तो अगर मान लो कि केस 1 ऐसा रहता है, क्यू बड़ा हो जाए केसी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, कोई बता सकता है क्या, यदि फॉरवर्ड। क्या, बैकवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अच्छा गोपाल का बोलना है फॉरवर्ड, इंद्रजीत का बोलना है बैकवर्ड, और इस बार गोपाल गलत जवाब देते हुए और इंद्रजीत सही जवाब, इंद्रजीत नाम में ही जीत है, तो इंद्रजीत जीत गए इस बार। देखो अब ये एक्चुअली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या होगा, फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड। तो देखो अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो देखो क्यू क्या था,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यू क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट हम क्या बोल रहे हैं? बादल। हम प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं? बादल। और रिएक्टेंट क्या बोल रहे हैं? पानी। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? रिएक्टेंट पानी और प्रोडक्ट बादल, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। मैंने बोला कि क्यू का फॉर्मूला हुआ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या हम बोल सकते हैं क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के? अरे बोल सकते हैं ना, यस सर। यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा यानी क्यू ज्यादा। तो इस केस में तुम बताओ क्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा। प्रोडक्ट ज्यादा है। तो प्रोडक्ट ज्यादा, और हम प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं? हम प्रोडक्ट को बादल बोल रहे हैं। तो अब बताओ, आसमान में प्रोडक्ट ज्यादा यानी कि बादल ज्यादा, तो बस से बादल ज्यादा, तो बारिश ज्यादा की कम? सर बारिश ज्यादा ज्यादा। बादल ज्यादा हो जाएगा तो बारिश ज्यादा हो जाएगा, और बारिश ज्यादा होगा तो बारिश का होना तो बैकवर्ड रिएक्शन है या फॉरवर्ड रिएक्शन? बैकवर्ड। बैकवर्ड है। हाँ, तो ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा बैकवर्ड रिएक्शन होगा। हम कैसे ध्यान रखेंगे? हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि भैया क्यू ज्यादा तो क्या ज्यादा? क्यू ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, और प्रोडक्ट ज्यादा मतलब बादल ज्यादा, और ब से बादल ज्यादा यानी कि ब से बारिश ज्यादा, और ब से बारिश ज्यादा मतलब ब से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। तो ये केस में क्या होगा? ब से बादल ज्यादा होगा और ब से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। गोपाल, समझ में आया क्या? यस सर। बाकी बच्चों को समझ में आया क्या? यस सर। यस सर यस। क्यू हमेशा क्यू ज्यादा होगा तो तुम क्या बोलना? सीधे दिमाग में सोचना कि भैया क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ही होता है। क्यू ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब बादल ज्यादा, और बादल ज्यादा मतलब बारिश ज्यादा, और बारिश ज्यादा मतलब बैकवर्ड ज्यादा। और कुछ ना समझ में आए तो ब ब का रिलेशन याद कर लेना। ब ब ब मतलब क्यू ज्यादा, ब से बादल ज्यादा, ब से बारिश ज्यादा, और ब से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। ठीक है, अब आई थिंक बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अब केस 2 हो जाएगा कि बताओ क्यू छोटा हो जाएगा केसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अपवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड। 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 और इसको कैसे सोचेंगे कि भैया इसमें क्या हो गया? क्यू छोटा, क्यू छोटा यानी कि प्रोडक्ट कम। प्रोडक्ट क्यू कम। छोटा, अब प्रोडक्ट कम मतलब, प्रोडक्ट कम मतलब बादल कम। अब बताओ बादल आसमान में कम है तो बारिश होगा कि थोड़ा वेट करेगा बादल बनने का? भैया बादल ही नहीं पहले तो बारिश, बादल बनने का वेट करेगा। तो बादल बनने का वेट करेगा। आसमान में क्यू कम यानी कि प्रोडक्ट कम, प्रोडक्ट कम मतलब बादल कम, तो बादल कम मतलब बारिश नहीं होगा और बादल बनने का वेट होगा, यानी कि बादल बनेगा। तो बादल का बनना क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। बारिश का होना ना बैकवर्ड है। यहाँ पे तो बादल है ही नहीं, तो क्या होगा? बादल बनने का वेट होगा, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। आया क्या समझ में? अरे बोलो। यस सर। आ गया ना? तो ये तुम्हारा छोटा सा कंसेप्ट था। यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो, बताओ क्यू केस 1 हो गया, क्यू बड़ा हो गया केसी से, तो क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जल्दी बताओ। बैकवर्ड। बैकवर्ड। हाँ, कैसे सोचेंगे? बैकवर्ड। कैसे सोचेंगे? जल्दी बताओ, सोचने का तरीका बताओ। जैसे मैं बी बताया, बी बी। तो जैसे प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट, तो बादल ज्यादा, फिर बारिश ज्यादा, फिर बैकवर्ड में। बहुत से बादल। हाँ, प्रोडक्ट ज्यादा, क्यू ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब बादल ज्यादा, और बस से बादल ज्यादा यानी कि बस से बारिश ज्यादा, और बस से बारिश ज्यादा यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड। ठीक है, और क्या कर रहा है? क्यू छोटा हो जाएगा केसी से तो रिएक्शन बताओ। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये हुआ। और क्यू जब केसी के बराबर हो जाएगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको इसका बताना है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन का कंडीशन बताओ। सी। कौन सी। सी होगा ना? ये तो आसान हो गया ना। बैकवर्ड कब होगा? जब प्रोडक्ट ज्यादा, क्यू ज्यादा यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा, बादल ज्यादा, बारिश ज्यादा, बैकवर्ड। सी हो गया ना? यस सर। तो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। कैसे? तो देखो इसमें तुम्हारा केपी का वैल्यू दिया हुआ है, केपी का वैल्यू दिया हुआ है, और एनओ बी आर, एनओ और हाफ बी आर टू का वैल्यू एक पास दिया हुआ है। ठीक, अच्छा तुम एक और चीज ये बताना कि मान लो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। ठीक, अच्छा रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है
तो बादल खर्च होगा या ज्यादा, मतलब खर्च होगा कि बनेगा? देखो मैं ये कह रहा हूँ खर्च होगा सर। खर्च खर्च होगा। होगा सर। देखो अगर देखो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन मतलब होता है, फिर से हम यही सोचेंगे, बस से बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि बस से बादल क्या होगा? बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेगा। बैकवर्ड रिएक्शन में बादल बारिश के फॉर्म में नीचे गिर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या था? बादल ही तो था। तो जब भी बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट खर्च होता है, खर्च होता है ना। तो इस केस में ये Br2 क्या है? प्रोडक्ट है, और NO क्या है? प्रोडक्ट है। तो यदि ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो ये लोग क्या होंगे? ये लोग खर्च होंगे। और यदि मान लो ये लोग खर्च होंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में जो खर्च होता है, अगर मान लो बादल खर्च हो रहा है तो गेन किसका होता है? पानी, बादल पानी के फॉर्म में नीचे गिर गया ना, वाटर का। तो वाटर का गेन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बैकवर्ड में प्रोडक्ट कम होता है और रिएक्टेंट हमेशा बढ़ता है, क्योंकि क्या हो रहा है? बादल बारिश के फॉर्म में गिरेगा तो पानी बढ़ जाएगा, तो उस केस में पानी तुम्हारा बढ़ेगा। खैर ये तुम्हारा ये क्वेश्चन है, और ये मेरे कंसेप्ट एक बच्चे ने हैंड रेज किया, आई थिंक उसको यही डाउट होगा। अभी 2 मिनट और रुकोगे तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो है, बाकी किसी को डाउट होगा तो ये लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद में आज हम रहने देंगे, थोड़ा बच्चा रुकेगा और उसके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। देखो केपी तुम्हारा दिया हुआ है और एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसका अगर हम क्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? NO इंटू Br2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई NOBr। सब गैस में है तो इसलिए हमने किसी को इग्नोर नहीं किया। बोलो क्यू का फॉर्मूला ये हुआ कि नहीं? यस सर। यस तो सर। ये देखो NO का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम्हारा NO का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? NO का वैल्यू, NO का वैल्यू दिया हुआ बच्चे 0.08, और Br2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.04 का पावर 1/2, और क्या दिया हुआ है? NOBr का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.1। तो इस तरह से तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे तो Q का वैल्यू आएगा 0.16। Q का वैल्यू तुम्हारा 0.16 आया, लेकिन Kp तुम्हारा क्या दिया हुआ था? Kp तुम्हारा दिया हुआ था 0.15। तो बताओ तुम जब कैलकुलेट किए तो Q ज्यादा आया या कम आया? तो Q मेरा भी 0 ज्यादा आ रहा है। Q ज्यादा आ रहा है ना भाई बच्चे। देखो Q तुम्हारा 0.16 आ गया, ये घर पे तुम गुना भाग करके देख लेना। Q तुम्हारा 0.16 आया, Kp तुम्हारा दिया हुआ है, ये गिवन है, तो कंज्यूम्ड होगा। तो Q तुम्हारा क्या हो गया? Q तुम्हारा ज्यादा आ गया Kp से। तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो रिएक्शन तो बैकवर्ड होगा, और हम जानते हैं रिएक्शन बैकवर्ड यानी कि बादल बरसेगा, बादल तुम्हारा पानी के फॉर्म में नीचे गिरेगा, यानी कि बादल कंज्यूम होगा। कम होगा। बादल कम हो रहा है यानी कि प्रोडक्ट कम होगा। और ये पूछा है बताओ Br2 कंज्यूम होगा या फॉर्म करेगा? तो तुम देखो Br2 क्या था? कंज्यूम। Br2 प्रोडक्ट, तो कंज्यूम होगा कि नहीं बताओ? यस सर। कंज्यूम होगा। तो ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? Br2 कंज्यूम होगा। तो ऑप्शन ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी इसको आप, इसका नोट्स तो मैं पहले ही आपको शेयर कर चुका हूं, वो लिंक पे जाइएगा आपको मिल जाएगा। बाकी आपको आज के क्लास समझ में आया क्या? कैसा रहा आज का क्लास? यस सर। सो गए या सर क्लास सही था ना? तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं और बच्चे के डाउट लेता हूं।